हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। मैं मिताली आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सोशल साइंस की PYQ की सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें हमने 2011 के पेपर को डिस्कस किया था, फिर जनवरी 2012 के पेपर को डिस्कस किया। उसके बाद हमने पिछले वीडियो में नवंबर 2012 के प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम फिर आगे के 30 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी और आप समय पर वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उन चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जिसके थ्रू आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। ए, यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। बी, इसकी तटरेखा सरल रेखीय व निर्बाध है। सी, व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। अब आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, एक, केवल ए तथा बी। दो, केवल बी तथा सी। तीन, केवल ए तथा सी। या फिर चार, ए बी तथा सी सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल ए तथा सी। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है तथा यह व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। ये सब किसके बारे में बताया गया है? तो यह अटलांटिक महासागर के बारे में बताया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है। एक, ईदगाह। दो, खानका। तीन, इबादतगाह। या फिर चार, दरगाह। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो सूफी संतों के मकबरों को दरगाह कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा पूरा स्थल है। इनाम गांव, हल्लूर, हल्लर लिखा हुआ है बट इसका है हल्लूर, भीमबेटका या फिर बुर्जहोम। इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भीमबेटका। भीमबेटका क्या है? एक पूरा स्थल है। ठीक है, वो भी पूरा पाषाण का पूरा स्थल है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है। आपको बताना है कि जो कलिंग है, जहाँ पे अशोक ने लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद उसने शस्त्र का त्याग किया था, तो वो सर कहाँ पे है। एक, कर्नाटक में। दो, उड़ीसा में। तीन, केरल में। या फिर ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश में। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा में। ये जो हमारा कलिंग है यह उड़ीसा में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। एक, रूढ़ि चिन्हों द्वारा। दो, रेखा चित्रों द्वारा। तीन, वर्णमाला अक्षरों द्वारा। फिर ऑप्शन नंबर 4, विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रूढ़ि चिन्हों द्वारा। रूढ़ि चिन्हों द्वारा ही हम मानचित्र को समझ सकते हैं और उसकी सर्वव्यापी भाषा को भी अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। अपनी मातृभाषा में बोलना। दो, अपने त्यौहार को मनाना। तीन, अपने गांव जाना। या फिर ऑप्शन नंबर 4, रेलगाड़ी में यात्रा करना।
आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर है और कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अपनी मातृभाषा में बोलना। अपनी मातृभाषा में बोलने से क्या होता है, विविधता को बढ़ावा मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। 1 भूसंधि के नाम से, 2 खाड़ी, 3 द्वीप या फिर 4 जल संधि। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भूसंधि, जिसे हम स्थल संधि भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यह दो संकरे भाग को यानी जल वाले भाग को बड़े भूभागों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। 1 BC 2012, EC 2012, AD 2012 या फिर AP 2012। तो इसमें आपको बताना है कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C 3 यानी AD 2012। ठीक है फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। 1 मनुष्य का तत्कालिक परिवेश, 2 पौधे और पशु जगत, 3 भूमि जल वायु पौधे और पशु या फिर ऑप्शन नंबर 4 पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भूमि जल वायु पौधे तथा पशु। यह क्या है, यह सारे जैवमंडल के विषय है और जैवमंडल के सारे ये हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। 1 केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, 2 केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, 3 कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य या फिर ऑप्शन नंबर 4 आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। 1 विश्व का भौतिक मानचित्र, 2 पृथ्वी का पोस्टर, 3 ग्लोब या फिर ऑप्शन नंबर 4 विश्व का राजनीतिक मानचित्र। तो इसमें से बताना है आपको कि वह कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है जो महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विश्व का राजनीतिक मानचित्र। आप यहाँ देख सकते हैं कि राजनीतिक मानचित्र में सबसे ज़्यादा आसानी होगी ये महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। 1 इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर 2 उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। ऑप्शन नंबर 3 इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके या फिर ऑप्शन नंबर 4 इसे विशेषतः इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इनके साथ संबंधित हो सके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संत में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उन्हें ऑप्शन नंबर 1 उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चों के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। इससे क्या होगा? बच्चे अपने अपने अधिगम को अच्छे से कर पाएंगे और अभिभावक उन्हें देखकर समझ पाएंगे कि बच्चे किस तरह तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से सीख रहे हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है प्राथमिक आंकड़ों का, द्वितीयक आंकड़ों का, तृतीयक आंकड़ों का या फिर विधागत आंकड़ों का। तो इसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक आंकड़ों का। प्राथमिक आंकड़ा इसका इसलिए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्योंकि यह डायरेक्ट मौसमी उपकरणों के द्वारा हमें सूचना मिल रही है। ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसके द्वारा विकसित परीक्षण में विश्वसनीयता पर शंका है और इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? 1 मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग, 2 NCERT द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना, 3 यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। तो इसमें आपको बताना है कि आप इसमें से क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है। 1 बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर, 2 बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर, 3 मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर यानी अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने पर, मीन्स एक कक्षा से दूसरी कक्षा पर भेजना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर। बच्चे का व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर सतत और व्यापक मूल्यांकन हमें अच्छे से मिलता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश के साथ लैस करना चाहिए। 1 जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, 2 सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता, 3 स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता। स्वतंत्र रूप से चिंतन करने पर सामाजिक विज्ञान में बच्चों को इन चीज़ों के साथ लैस करेगी और उन्हें अच्छे से शिक्षा मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामाजिक विज्ञानों में
योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 के नीचे हैं। 2. 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर हैं। 3. अधिकांश विद्यार्थियों ने 36 और 46 के बीच के अंक प्राप्त किए हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4, उनके द्वारा 36% विषय वस्तु सीखी गई है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? 1. विद्यार्थी सीधे ही अपने सब विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे। 2. विद्यार्थियों ने अपने सब विद्यार्थियों के बीच में ही टोकना शुरू कर दिया था। ऑप्शन नंबर 3, कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। या फिर ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों ने सब विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूर्ण रूप सहमत नहीं था। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? आपको बताना है कि सर्पिल पाठ्यचर्या का। ठीक है, 1. गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। 2. सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना। 3. अंतर्वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना। या फिर ऑप्शन नंबर 4, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। तो ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। ये इसका राइट आंसर है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? 1. दूसरों के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना। 2. प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। 3. दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना। या फिर ऑप्शन नंबर 4, रोजाना शिक्षक का अभिवादन न करना। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड शिक्षा बोर्ड में फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? 1. स्रोत आधारित विश्लेषण। 2. मॉडल व चार्ट। 3. अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। या फिर ऑप्शन नंबर 4, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणिक स्रोतों का उपयोग। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? 1. इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। 2. इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र। 3. इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र। या फिर ऑप्शन नंबर 4, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और
अर्थशास्त्र। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। 1 प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, 2 पुरातात्विक संग्रहालय, 3 चिड़ियाघर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 जीव संरक्षण उद्यान यानी पशु अभ्यारण्य। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय क्या है? जीवन की उत्पत्ति के लिए एक आवश्यक भ्रमण करने की जगह है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं। 1 विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने, 2 वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना, 3 पाठ्य सामग्री पे सूचनाओं को स्थानांतरित करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर 4 समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने के लिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए? कक्षा के लिए 1 कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक, 2 इस प्रकरण पर आधारित आकलनों का प्रकार, 3 कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य ही इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग डैश से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? 1 आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना। ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उसके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों का क्रियात्मक शोध करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर 4 आदिम जनजाति शिल्प कृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करने कहना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति तथा उसके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान और सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों का क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों से किसे शामिल करते हैं? 1 प्रासंगिकता, 2 समानता, 3 उपयोगिता, या फिर 4 अकाट्यता। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 समानता। समानता से ही समाज विज्ञानों में नियामक मानदंड संबंधी आयाम शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य यानी पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? 1 सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के लिए द्वारा साझा किया जाता है। 2
भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए शिक्षा अग्रसित होता है। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को द्वारा आपस में साझा किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? 1, व्याख्यान पद्धति, 2, कहानी पद्धति, 3, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का उपयोग करना, या फिर ऑप्शन नंबर 4, परियोजना कार्य। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ और उन कैंडिडेट्स के साथ शेयर करें जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो सीटेट के एग्ज़ाम को अटेंड करने के लिए जाएंगे, ताकि उन्हें भी एसएसटी के पेपर के पीवाईक्यू की सीरीज़ से बहुत हेल्प मिले। और भी बाकी सीरीज़ भी हमारे चैनल पर चल रही है, जिससे आपको आगे हर एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।